Hello students, once again welcome to this new module, and this is your chemistry teacher and mentor Ghosh sir. In this module we are going to cover your solubility of solids and gases in liquid solutions. इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? We are going to study about factors affecting solubility of solids and that of gases, right? हम लोग साथ में देखेंगे हेनरीज लॉ, उसके एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस. विल आल्सो attempt some of the numericals, and for the first time I am introducing your module quiz 1, and this will be there in all the subsequent modules, just to see that कि आप लोग कितना अच्छी तरीके से सारे थ्योरी को, न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से आप मॉड्यूल्स को समझ रहे हैं, एंड हाउ ब्यूटीफुली यू आर एबल टू आंसर द क्विज दैट आई एम गोइंग टू पुट अप. एंड वन मोर थिंग, इस पूरे मॉड्यूल में द वे आई हैव पुट अप ऑल द थिंग्स हियर, दिस मॉड्यूल इज नॉट ओनली गुड इनफ फॉर योर CBSE और ISC और अदर स्टेट बोर्ड्स. दिस मॉड्यूल इज सफिशिएंट फॉर योर JEE एज वेल एज नीट थ्योरी. सो होपफुली जितना प्यार से, मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए मॉड्यूल बनाया है, आप लोग भी इसको उतना ही एंजॉय करोगे. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में हम पहले बात करना स्टार्ट करेंगे, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि किसी सॉल्वेंट में कितना सारा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, राइट? सो इसके बेसिस पे हमारे पास तीन क्लासिफिकेशंस होती हैं. एक सैचुरेटेड, देन unsaturated and super saturated, right? So now we are going to discuss all of them one by one in detail. Now in case of saturated solution, take a glass, ये आप घर पे करते ही हैं. आप एक ग्लास में पानी लीजिए एंड उसमें आप कुछ सॉल्ट या शुगर कुछ आप ऐड कीजिए, राइट? तो क्या होगा, आप उसको धीरे 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 उसको ऐड करेंगे और उसको स्टर करते जाइए, एंड यू विल फाइंड दैट आफ्टर सम टाइम वो डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है. तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आप उसको एक ग्रेन भी अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, एक क्रिस्टल भी अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो नीचे वो आपको डिपॉजिटेड दिखेगा, प्रेसिपिटेटेड दिखेगा. सो उस ग्रेन के ऐड करने से पहले तक, दैट मीन्स नाउ यू कैन नॉट ऐड any further solute in the solvent. So this solution system is now saturated solution. You cannot add any more solute to the system at that given temperature. Now when you are making this saturated solution, आपने एक ही बार में जितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है सॉल्यूट, तो सारा तो ऐड नहीं कर दिया होगा, बिकॉज आपको तो पता नहीं कि भाई 5 ग्राम होगा, 7 ग्राम होगा, 15 ग्राम होगा. सो व्हाट यू डिड, आपने पहले थोड़ा सा ऐड किया, उसको आपने स्टर किया, राइट? एंड देन इफ यू ऐड फर्दर एंड फिर भी आप देखें कि आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सॉल्वेंट है, लाइक पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, दैट मीन्स व्हाट, यू कैन ऐड फर्दर. तब तक आप ऐड कर सकते हो जब तक वो सैचुरेशन पे ना पहुंच जाए. सो सैचुरेशन पे पहुंचने से पहले जो सारा कंडीशन है, जहां पे अभी आप थोड़ा और सॉल्यूट आप ऐड कर सकते हो, दैट स्टेट is regarded as unsaturated solution. So in other words, till the time you reach saturated solution state, all the phases that you are getting here is unsaturated. Now super saturated solution को थोड़ा डिटेल में समझते हैं. Suppose I'm giving an example here, बहुत ध्यान से समझिए इसको, right? Suppose I have taken a beaker जिसमें मेरे पास एक solvent है, and I have added say 100 gram of a solute in that, and right now 5 gram has dissolved, 95 gram is yet to dissolve. That means what? And we are doing this at room temperature, which is 25 degrees Celsius, and right now it is still dissolving, right? यानी 5 ग्राम पे नहीं रुकने वाला है, ये और भी डिसॉल्व होगा. सो अभी ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं. एंड सपोज व्हाट वी फाइंड कि धीरे धीरे 5 ग्राम से बढ़ते बढ़ते 25 डिग्री सेल्सियस पे ही अब ये आपका 91 ग्राम जो है मैक्सिमम डिसॉल्व हुआ. कैसे पता? वी टुक 100 ग्राम एंड अभी नीचे सिर्फ 9 ग्राम बचा हुआ है. सो दैट इज इट हैज बिकम saturated solution, right? So we started with unsaturated, and at one stage we reached at the saturated condition. अब हम क्या करते हैं, इस सोल्यूशन को थोड़ा सा हीट करना हम स्टार्ट करते हैं, राइट? अब हीट करने से व्हाट डिड वी ऑब्जर्व इज, व्हाटएवर precipitate was there,
so let us say 9 gram was there, everything goes into the solution. That means अब वो पूरा का पूरा transparent हो गया है, and since we heated, say the temperature of the beaker also reached 50 degrees Celsius and everything has been dissolved. Now अब चूंकि ये dissolve हो चुका है, is everything is dissolved, and since अभी और इसमें dissolve हो सकता था, so again saturated से heat की वजह से ये unsaturated बन चुका है. So what we are going to do now, let us keep the solution as it is so that it can cool back to room temperature, which we started with 25 degrees Celsius. Now you'll see that despite reaching 25 डिग्री सेल्सियस, जो excess 9 ग्राम हमने डिसॉल्व किया था वो अभी तक precipitate नहीं हुआ है. Now this solution is also can be said to be under metastable state. It is what is called super saturated. Now अब आप इसको थोड़ा सा भी अगर एक एक्स्ट्रा क्रिस्टल आप इसमें ऐड कर देंगे, इट विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग बैक, राइट. एंड जितना भी एक्सेस डिसॉल्व हुआ था 25 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस पे, दैट इज एक्सेस 9 ग्राम, वो सारा का सारा वापस आ जाएगा एंड यू विल अगेन रीच बैक योर सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में वी डिस्कस दैट व्हाटएवर इज एक्स्ट्रा विल प्रेसिपिटेट आउट because it enters a dynamic equilibrium stage, right. So what is a super saturated solution? That means कि वो solution जो room temperature पे जितना maximum dissolve कर सकता है उससे कहीं ज्यादा dissolve कर लेता है. और ऐसे solution को वापस saturated बनाने के लिए what we can do, we can add an extra crystal, and rest of the excess dissolved solute will precipitate back, and that extra crystal that you added is called seed crystal, right. Now we will discuss what are the factors जो आपका solubility decide करता है various solutes का, solid solutes का liquid solvents में, right. So what are those factors we are going to discuss here. Now अगर अब ध्यान से देखो तो एक नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नेचर क्या है वो डिसाइड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी डिसाइड करता है, एंड ऑल्सो किस टेम्परेचर पे यू आर डूइंग दिस वर्क, दैट ऑल्सो डिसाइड्स कि व्हाट इज गोइंग टू बी योर सॉल्युबिलिटी, राइट. नाउ बिफोर फर्दर डिस्कशन लेट अस ट्राई सम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, कुछ जो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे. लेट अस टेक सोडियम क्लोराइड एंड शुगर, ठीक है, और इन दोनों को आप इंडिविजुअली दो अलग अलग बीकर्स में आप ऐड कीजिए. फाइन, मतलब अलग अलग बीकर्स में, यहाँ पर मैंने एक ही दिखाया बट लाइक 2 डिफरेंट बीकर्स में आपने इन दोनों को ऐड किया, तो क्या होगा, राइट. इसमें पानी लिया है आपने ऑब्वियसली, अब क्या होगा, ये दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे, राइट. सो व्हाट वी कैन से इज कि आपका सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट एंड शुगर बोथ डिसॉल्व्स कंप्लीटली इन वाटर, मींस अनसैचुरेटेड है, सैचुरेशन के पार नहीं गए, ठीक है. अच्छा, अब अगर मान लीजिए इन प्लेस ऑफ वाटर वी रिप्लेस इट विथ से कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब इसमें जरा हम एक एक करके दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, एंड विल फाइंड दैट कि ये चाहे सोडियम क्लोराइड ऐड करिए या शुगर ऐड करिए, दोनों के दोनों जो है आपका नीचे एज ए प्रेसिपिटेट बैठे होंगे. दैट मीन्स कि बोथ ऑफ देम डू नॉट डिसॉल्व, राइट. सो sugar and table salt both are insoluble in carbon tetrachloride. अब जरा हम लोग चेंज कर देते हैं अपने सॉल्यूट को. लेट अस टेक से नैप्थलीन, राइट. अच्छा, पहले नैप्थलीन को हम लोग ऐड करते हैं अगेन इन वाटर. अब क्या होना चाहिए आप लोग जरा सोचिए, अगर हमने नैप्थलीन को पानी में ऐड किया, और ये घर पे भी कर सकते हैं, आपके पास नैप्थलीन इज नथिंग बट मॉथ बॉल्स जो आप लोग कपड़ों में सर्दियों वगैरह हम लोग रखते हैं सो दैट कि कीड़े ना लगे. सो घर पे भी टेस्ट करके देख सकते हो, यू विल फाइंड दैट वो आपका पानी में बिना डिसॉल्व हुए इट इज लाइंग देयर, राइट. ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, सो इट इज काइंड ऑफ इनसॉल्युबल, राइट. अच्छा, अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, हमारा सॉल्वेंट ही बदल देते हैं. सो इन प्लेस ऑफ वाटर लेट अस अगेन टेक कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट. अच्छा, अब यू विल फाइंड दैट इफ यू नो पुट इट देयर, थोड़ा स्लो डिसॉल्व होगा, लेकिन इफ यू गिव इट सम टाइम इट विल कंप्लीटली डिसॉल्व. अब थोड़ा सा कलर चेंज होता है, दैट्स फाइन, बट द आइडिया इज दैट कि वेदर इट इज गोइंग टू बी
soluble or not. So we find that it is soluble. So हमने इस 4 एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा, आइए अब उसको जरा हम डिस्कस करते हैं. सो नाउ हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो सॉलिड सॉल्यूट्स हैं वो दो तरह के हैं, राइट. एक आयनिक होगा तो दूसरा कोवेलेंट होगा. नाउ कोवेलेंट फर्दर दो तरह का होता है, पोलर एंड नॉन पोलर, राइट. अच्छा, अब तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूट्स जो है, ये आपके पास 3 कैटेगरीज हो गए. अब सॉल्वेंट की बात भी कर लेते हैं हम लोग. अब सॉल्वेंट जो है वो दो ही तरह का पॉसिबल है, या तो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, ठीक. अच्छा, तो अब आपका ये जो पोलर और नॉन पोलर है इसमें किस तरीके से काम करेगा. अब देखो, जो हमने पीछे अभी एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था उससे ये समझ में आ रहा है कि जो आपका आयनिक और पोलर होता है वो आपके पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाता है. वहीं पे जो नॉन पोलर सॉल्यूट है जैसे नैप्थलीन था, वो आपके नॉन पोलर में अच्छा डिसॉल्व होता है, जैसे कि आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड. सो इस पूरे डिस्कशन से हम लोग एक केमिस्ट्री का स्लोगन निकाल सकते हैं. वी कैन गिव अ स्लोगन फॉर दिस होल थिंग आल्सो, एंड देन द मंत्रा इज लाइक dissolves like, right. After discussing nature of solute and solvent, now let us focus on effect of temperature. So you will find that whenever temperature is raised for solutions, there are 4 different types of behaviors for solid solutes, right. So क्या होता है, जो जो हम लोग सबसे कॉमन हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा. राइज इन टेम्परेचर विल लीड टू rise in solubility, but you will find that that is not always the case. So sometimes if you increase the temperature, opposite happens. क्या हो जाता है, solubility decrease हो जाता है ना. कई बार solubility में जो है कुछ अजीब ही देखने को मिलता है, पहले इंक्रीज होता है एंड देन डिक्रीज भी हो जाता है, एंड सबसे बेस्ट कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राइट. सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, हार्डली यू कैन मेक आउट कि क्या हुआ, मतलब बढ़ गया घट गया. सो वी एग्री दैट कि वो कुछ चेंज नहीं आ रहा है. सो अब इसको हम जरा डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्युबिलिटी कर्व. Solubility curve is the graph that we plot between solubility of various solid solutes versus temperature, right. So यहाँ पे and solubility जो हम क्या लेंगे, हम लेंगे grams of solute per 100 grams of solvent. इस केस में हम लोग पानी ले रहे हैं. तो आइए एक एक करके जरा हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके जो हमें वैल्यूज मिलती है उनको अगर हम प्लॉट करें तो किस तरीके से आएगा. देखिए, सुक्रोज, अमोनियम नाइट्रेट, राइट, फेरस सल्फेट. एंड फेरस सल्फेट का नोट करिए, पहले राइज हुआ एंड देन डिक्रीज हो गया. मोस्टली टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहा है. देखिए NaCl का ऑलमोस्ट अनचेंज है, एक ही जैसा है. लिथियम सल्फेट का डिक्रीज कर गया थोड़ा सा. सो यू कैन सी दैट कि ऑलमोस्ट सारे पॉइंट जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया कि राइज इन टेम्परेचर के साथ वो राइज करेगा, ज्यादातर राइज ही हुआ, राइट. एक एग्जाम्पल हमारे पास डिक्रीज का भी है. जैसे आप देखिए यहाँ पे सोडियम एसिटेट जो है वो राइज करता है, फिर चेंज होता है, फिर आगे बढ़ता है. फेरस सल्फेट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, हम राइट. एंड NaCl में ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं आता. सो हमें सारे केसेस देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं विद दिस इंटरेस्टिंग सॉल्युबिलिटी कर्व, राइट. Now we will discuss a very important aspect of this topic, that is what is the thermodynamics behind dissolution of ionic solutes in water. अच्छा, अब ये टॉपिक जो है बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर योर CBSE और अदर बोर्ड्स, दिस टॉपिक इज क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स विद JEE और नीट, राइट. नाउ कोई भी एक क्रिस्टल, हम सबसे कॉमन क्रिस्टल अगर हम बात करें लाइक सोडियम क्लोराइड, वो कुछ इसी तरीके से एग्जिस्ट करता है. नाउ पानी में अगर हम इसको डिसॉल्व करना चाहते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो पहले तो इस क्रिस्टल को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट. सो दैट मीन्स सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस को अलग अलग होना पड़ेगा. तो उसके लिए कोई एंथैल्पी इन्वॉल्व होगा, सो विच वी कॉल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन. So that enthalpy, also known as your lattice enthalpy, needs energy. आपको energy देना पड़ेगा, right? So when the system is going to absorb energy, that is what we call endothermic, right? So therefore this enthalpy is positive, and that is absorption of energy is always positive, and hence delta H in this case is going to be greater than 0, right?
अच्छा, नाउ रिमेंबर दैट द सेम थिंग विल हैपन विद द सॉल्वेंट पार्टिकल्स आल्सो, वो भी अपने कंफर्ट जोन में है। अब उनको कंफर्ट जोन से हटाने के लिए, उनको थोड़ा सा सेपरेट आउट करने के लिए, दे विल आल्सो नीड सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज योर delta solvent solvent enthalpy, that will be also endothermic and greater than zero. Now once you have these ions separated, so they will be quickly surrounded by the solvent particles. अभी पानी के बारे में बात कर रहे हैं तो by the water particles. You can see that every sodium ion is surrounded by a number of water molecules with the help of ion dipole interaction, right? इसी तरीके से Cl minus को भी किया जाएगा. So every Cl minus will be surrounded by a number of water molecules again by ion dipole interaction. क्योंकि इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मत सोचिएगा, hydrogen bonding is not there, right? Now whenever such kind of interaction is there, it stabilizes the system, right? There is an attraction will always stabilize the system, and there will be release of energy. So release of energy is always exothermic in nature. So delta H of solute solvent interaction will be always less than zero, that is negative. And also this is your hydration enthalpy, so we are going to have this as negative, right? So these two factors and the solvent solvent enthalpy factor together, they will decide the solubility of a given solute in the system at a given temperature. चलिए थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके आई एम गोइंग टू शेयर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विद यू, एंड दीज फैक्ट्स माइंड यू आर जस्ट नॉट फॉर योर सिंपल इन्फॉर्मेशन, वो तो है नॉलेज के लिए तो काफ़ी अच्छा है, एंड आपका ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफ़ी हेल्पफुल है ये, बट ये आपके एंट्रेंस के लिए काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है, राइट? स्पेशली इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड ये आपके प्रैक्टिकल में सॉल्ट एनालिसिस करते वक्त भी अगर आप इस चीज को याद रखते हैं तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो देखते हैं क्या क्या है. तो पहला है हमारे पास कि जितने भी आपके ग्रुप वन एलिमेंट्स हैं लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड ऑल, एंड अमोनियम आयंस के जितने भी आपके कॉमन आयनिक सॉल्ट्स बनते हैं, ऑल ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर, राइट? यानी कि आपको कोई अगर सॉल्युबल सॉल्ट मिलता है लैब में सॉल्ट एनालिसिस के दौरान, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, इट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, राइट? अच्छा, सिमिलरली जितने भी आपके एसिटेट एंड नाइट्रेट आयंस के सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट्स होते हैं, दे आर आल्सो फाउंड टू बी ऑलवेज सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम. सो एनायन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्ट एनालिसिस में ये बड़े काम का इंफॉर्मेशन है. सिमिलरली फ्लोराइड्स जो हैं, एक्सेप्ट दैट ऑफ सिल्वर, मर्क्यूरी एंड लेड आयंस, दे आर जनरली सॉल्युबल, राइट? अच्छा, फिर जितने भी आपके सल्फेट आयंस के, राइट, यानी सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के जितने भी आपके सॉल्ट्स होते हैं, कॉमन सॉल्ट्स हैं, एक्सेप्ट दोज ऑफ बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, lead, calcium, mercury and silver, right? Except these, rest are always soluble. And आप अगर रूल वन को आप उसको अगर छोड़ के बाकी अगर आपके पास मतलब ये ग्रुप वन एलिमेंट्स और अमोनियम के अगर कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड या फॉस्फेट आयंस हैं, वो तो सॉल्युबल होंगे, बट इनके अलावा इफ द सॉल्ट कंप्राइजेस ऑफ एनीथिंग एल्स, राइट, लाइक कैल्शियम का ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, दोज कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड and phosphate ions are generally insoluble in water. Very important important information mind you, and इसको आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा. आइए, राइज इन टेम्परेचर से जो प्रेसिपिटेशन होता है उसका एक एग्जांपल हमारे लाइफ में क्या एडवर्स इफेक्ट लाता है, जरा वो भी हम स्टडी करके देखते हैं. आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब घर पे नया वाटर पाइपलाइन डलता है तो वाटर फ्लो काफी अच्छा होता है, बट डाउन द लाइन कुछ सालों बाद यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट कि वाटर फ्लो जो है वो काफी कम हो गया है, वो धीरे धीरे और कम होता रहता है. एक्चुअली होता क्या है इसके पीछे, व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड दिस?
Now see, कुछ ऐसा दिखता है, अगर आप उस वाटर पाइपलाइन को अगर आप लेकर आए, you'll find that कि काटने के बाद अंदर जो है कुछ इस तरह का आप कहेंगे कुछ प्रेसिपिटेट बन चुका है, इसके अंदर there is something dirty inside it. So what is basically happening? We all know that कि पानी में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर आप सबने पढ़ा होगा, राइट? सो व्हाट हैपेंस व्हेन लाइक अभी हमारे यहाँ पे जैसे गर्मियों का टाइम है, राइट? सो गर्मी में क्या होता है, विद सर्टेन राइज इन टेम्परेचर, कैल्शियम कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, पीछे बच गया कैल्शियम ऑक्साइड. नाउ कैल्शियम ऑक्साइड इज काइंड ऑफ इनसॉल्युबल इन वाटर. रिमेंबर जो हमने रूल 5 पढ़ा था, तो वहां पे ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा. Now you can very well see that जो इसका रेडियस है, इफेक्टिव रेडियस जहां से पानी निकल कर आएगा, that is becoming smaller and smaller. So this property जो ये यहाँ पे ये जो deposits बन रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं boiler scale. So this is something that we face, almost all of us must have faced in some time or other, right? So after solubility of solutes, it's time for solubility of gases, right, in liquid solvents. So इसके भी हमारे कई सारे factors हैं. तो अब again जो आपका solution बनेगा यहाँ पे gases के साथ अलग अलग liquids में, तो ये भी homogeneous solution होना चाहिए, right? अच्छा, अब जैसे solid solutes का था, यहाँ पर भी अलग अलग gases अलग अलग solvent में different amount में ही dissolve हो पाते हैं. लाइक डाइऑक्सीजन जो है वो आपका जब पानी में डिसॉल्व होता है, डाइऑक्सीजन मींस O2, ऑक्सीजन जो हमारा पानी में डिसॉल्व होता है, तो उसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ जो है वो सस्टेन कर पाता है, राइट? सिमिलरली आपका जो पानी में जब ये डिसॉल्व होगा, तो हम जनरली इसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, राइट? अलग अलग पानी नहीं, अलग अलग सॉल्वेंट में भी, और हम इसका सैचुरेशन वैल्यू हम लोग मेजर करते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर. इसी तरीके से अगर आप इनकी वैल्यूज अगर आप मेंशन करना चाहते हैं, तो वो ज्यादातर हम लोग मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, बट विल फाइंड दैट ppm या ppb, पार्ट्स पर बिलियन, ये भी यहाँ पर कई बार सॉल्युबिलिटी में यूज किया जाता है बिसाइड्स दीज थिंग्स. Now, just like solid solutes, there are factors which affects solubility of a gas in a liquid, right? Now, what are those factors? Let us discuss one of them, all of them one by one. पहला हो गया आपका nature of gas, right? Again, nature of solvent भी होगा. अच्छा, now third factor जो कि pressure है आपका. In case of solid solutes, we did not discuss that. Why? Because solids and liquids are considered to be almost incompressible or almost negligibly incompressible to a large extent, right? For a large variation of pressure. तो इसलिए वहां पर हम लोग उस फैक्टर को नेग्लेक्ट करते हैं, हम कंसिडर नहीं करते हैं. That's why I did not discuss it over there. But gases are highly compressible. So यहाँ पर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे. And the last factor is again temperature. So all the factors that we had for solid solutes are here. In addition to that, there is also pressure factor. तो अब हम इनको एक एक करके फिर से डिस्कस करेंगे. अगेन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम लोग, जिससे हमें नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में पता लगेगा. लेट अस टेक फर्स्ट अ कैटेगरी जिसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑल दिस एलिमेंटल गैसेस को हमने एक कैटेगरी में रख दिया. क्यों रख दिया अभी आपको समझ में आएगा. इसी तरीके से इन अनदर सेपरेट कैटेगरी लेट अस टेक HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, राइट? नाउ हम लोग क्या करते हैं, अब सॉल्वेंट भी ले लेते हैं, हमारे पास सॉल्यूट तो आ गए, तो एक हम ले लेते हैं पानी एंड इथेनॉल, राइट? अच्छा, अब लेट अस सी कि आपका एलिमेंटल गैसेस जो हैं वो किस तरीके से बिहेव करती हैं फॉर वाटर एंड इथेनॉल. व्हाट वी फाइंड आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट दैट दे आर soluble in good quantity in ethanol. When we check ammonia, sulfur dioxide and hydrochloric acid, dry hydrochloric acid gas, we find that they are more soluble in water, right? So while the elemental gases are more soluble in ethanol, the compound gases are more soluble in water. So that means when we try to dissolve them in their counterpart solvent, वहां पर ये less soluble है, ठीक है? So again
यहाँ पर हमारा गैसेस का एज सॉल्यूट एज वेल एज लिक्विड सॉल्वेंट्स में एक हमें वेरिएशन दिख रहा है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो अमोनिया सल्फर ये कुछ ज्यादा पोलर है, और यहाँ पे जो O2 He N2H2 वगैरह जो है ये आपके नॉन पोलर हैं। तो अगेन यहाँ पर भी लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला सिस्टम काम करेगा। Just like solid solutes, let us discuss the thermodynamics behind dissolution of gases, right? अच्छा, अब आप जरा सोच के देखिए, यहाँ पे आपके पास जो डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस है वो सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वन इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी, दैट इज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। यहाँ पे आपको सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ सॉलिड्स आपके पास लैटिस एंथैल्पी था, सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन। बट इन केस ऑफ गैसेस, सिंस द पार्टिकल्स आर प्रीटी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, हम अज्यूम करके चलते हैं कि उनमें हमें कुछ एनर्जी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो नाउ हाइड्रेशन एंथैल्पी एक्सपेरिमेंटली हैज बीन फाउंड टू बी ऑलवेज नेगेटिव फॉर गैसेस, बट सॉल्वेंट सॉल्वेंट तो एंडोथर्मिक था, वो हमने लास्ट टाइम भी देखा था। सो नेट रिजल्ट जो है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का है, एंड एक्सपेरिमेंटली वी फाइंड दैट कि एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन फॉर गैसेस इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट? अच्छा, सो इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, सिंस अभी जो मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट, तो फाइनल आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट? अच्छा, अब जरा एक चीज आप सोचिए, इफ यू रिमेंबर इन क्लास 11th यू स्टडीड ले शैटलियर प्रिंसिपल इन इक्विलिब्रियम। वहां पे अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया एंड आपका सिस्टम ओवरऑल एक्सोथर्मिक है, तो एट इक्विलिब्रियम द प्रोसेस बैकवर्ड में आ जाता है, इट कम्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सिंस यहाँ पे आपका ओवरऑल प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका गैसेस का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा, right? So we can safely say solubility of gases decreases with rise in temperature based on Le Chatelier principle. Now let us check solubility curve of some of the gases in water, right? फिर से हम वही करेंगे, solubility versus temperature का हम लोग ग्राफ बनाएंगे, बट दिस टाइम हम लोग solubility को मिलीग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे with respect to 100 grams of water। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड सॉल्यूट्स थे वो तो अच्छा खासा डिसॉल्व होते हैं, लेकिन जो आपके गैसेस हैं वो बहुत ही कम मात्रा में डिसॉल्व होते हैं। इन वेरी लेस क्वांटिटी वी फाइंड द गैसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर, राइट? अच्छा, so for example if we check out your nitrogen oxide, we find that कि इसका again ग्राफ नीचे की तरफ जाता है। The same is true for your oxygen gas also. Similarly, carbon monoxide and your methane also, and also nitrogen, right? So you see that ki irrespective of whether it's a compound gas or elemental gas, the graph solubility curve always goes down, that is solubility will always decrease with rise in temperature, that is solubility and temperature are inversely proportional। आइए, अभी हमने जो सीखा है गैसेस के solubility के बारे में, उसको जरा हम लोग एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में अप्लाई करते हैं, एंड दैट इज द सर्वाइवल ऑफ फिश। ठीक है, आप लोगों ने कभी यूट्यूब में या पेपर में कहीं पे अगर आप लोगों ने कभी पास्ट में पढ़ा हो, देयर हैड बीन इंस्टांसेस लाइक किसी एक वाटर बॉडी में, पॉन्ड में, रिवर में सडनली हमें जो है ऊपर कुछ मरे हुए फिशेस हमें तैरते हुए दिखे। अब वैसे तो बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन होता है, और कि क्या किसी ने पॉइजन दिया होगा, क्या होगा, बट देयर इज अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, इज अ प्रॉपर केमिस्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। नाउ व्हाट्स दैट? क्या होता है कि एज वी डिस्कस्ड कि देयर इज सॉल्युबिलिटी ऑफ, आई मीन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। सो ये सारे इंसिडेंट्स जो है ज़्यादातर जो है हाई टेम्परेचर पे ही होते हैं, यानी गर्मियों के आसपास ही ये वाले इंसिडेंट्स होते हैं। तो पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, तो ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टेम्परेचर जो है आपका ऊपर के लेवल में, क्योंकि वहीं पे ज़्यादातर आपका टेम्परेचर राइज होता है पानी के ऊपर के लेवल में, वहाँ से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। नाउ fishes will have to go deep inside the water body to survive, to get more oxygen for their breathing.
बट अगर ये नहीं हो पाता, वो ज़्यादातर ऊपर ऊपर की तरफ ही रहने की कोशिश करते हैं और वहीं से ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं, देन दे स्ट्रगल एंड ग्रेजुअली दे डाई. So therefore, we can conclude that ki in summer, aquatic life struggles a little for breathing, and in winter they are pretty comfortable because winter में आपका temperature low होता है and they are able to have ample amount of oxygen dissolved in the water bodies. Now it's time we study effect of pressure, यानी Henry's law. So अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्लोज्ड वेसल है जिसमें थोड़ा सा सॉल्वेंट है, राइट, कोई लिक्विड है उसके ऊपर, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयर विल बी ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ एयर और सम गैस अबव द लिक्विड सरफेस. अब थोड़ा सा डिसॉल्व होगा एंड थोड़ा लिक्विड सरफेस के ऊपर होगा, राइट, एंड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखेगा. सो अब धीरे धीरे अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाना स्टार्ट किया, so what is going to happen कि this equilibrium will be disturbed, right, क्योंकि आपने क्या करा, एक्सटर्नल प्रेशर को आपने इंक्रीज कर दिया है, राइट. सो अब क्या होगा, जो डिसॉल्व्ड गैसेस है वो अभी तो एक पर्टिकुलर वैल्यू में है, लेकिन स्लोली प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं अचीव, मतलब अभी नहीं है, राइट. सो द dissolved gas and the undissolved gas will try to again regain their dynamic equilibrium, right, जिसकी वजह से क्या होगा, now you see after this equilibrium has been achieved, the number of gas solute particles dissolved inside the solvent is in greater number in comparison to the previous two cases. So if you apply Le-Chatelier principle here, what we see that your solubility of the gas increases when the external pressure is increased, right. So these two are directly proportional. So now let us discuss Henry's law based on this observation. So William Henry, in 1803, he was born in Manchester and died in Lancashire in England. So in 1803 he came up with a relationship that we discussed just now, and this relationship is now famous as Henry's law. While we are going to discuss the modified form, the more workable form of that is the partial pressure of the gas, the vapor phase, right. So what happens when you increase the external pressure, then the mole fraction of the gas that is dissolved in the solvent also increases, right. So this relationship is directly proportional relationship is known as your Henry's law, and since we are using mole fraction which is more appropriate in its application for numericals, तो वहाँ पे हम इसको ज़्यादा easily लगा सकते हैं, हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे. So that is your partial pressure P या external pressure जो है आपका, that is directly proportional to mole fraction of the gas dissolved. तो as constant of proportionality we have got kh known as Henry's constant, right. इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, फंक्शन है, ये हम आगे हम स्टडी करते हैं, आइए अब उनके बारे में जानते हैं. Now let us discuss properties of Henry's constant kh. Now if you change the gas, the value of kh will also change, right. Similarly, if you see the equation and Henry's equation कि क्या है, P is equal to kh into mole fraction of the gas. So अगर आपने P को constant रखा, then mole fraction is inversely proportional to kh. So जितनी ज़्यादा Henry's constant की वैल्यू उतनी कम solubility, उतनी कम mole fraction means इतनी कम solubility. Similarly, आपका टेम्परेचर को जैसे आप बढ़ाओगे तो आपका Henry's constant भी बढ़ जाएगा. इनफैक्ट यहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप भी, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट से आपको एक रिलेशनशिप भी आपको देखने को मिलेगा कि मोर द टेम्परेचर लेसर द सॉल्युबिलिटी, मोर द हेनरीज कांस्टेंट लेसर द सॉल्युबिलिटी. सो सॉल्युबिलिटी को अगर हम बीच में कॉमन माने तो यू कैन सी दैट हेनरीज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर.
लाइक मेनी डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स, हेनरीज कांस्टेंट भी आपको एक फिक्स्ड सेट ऑफ कंडीशंस के अंदर ही आइडियल वैल्यूज देता है. इफ यू गो मच बियॉन्ड दोज आइडियल वैल्यूज तो फिर आपके केएच के वैल्यूज में भी डेविएशंस आने शुरू हो जाते हैं. लाइक इफ यू हैव गॉट प्रेटी हाई प्रेशर, देन केएच अपने आइडियल वैल्यूज से डेविएट करता है. Similarly, if the temperature is pretty low, then also KH will not be as expected. तो ये limitations हो गई आपकी, right? Similarly, अगर आपका गैस जो है वो highly soluble है, एक limited value तक soluble है, एक within a range soluble है, तो then it's fine. The KH will be as expected. But कुछ ज़्यादा ही dissolve हो गया, तो that means कि वो आपका जैसे अमोनिया है. अमोनिया जो है पानी में डिसॉल्व होने के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाना शुरू कर देता है. तो देयरफॉर वो एक कंपाउंड स्टेट में जाना शुरू कर देता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. सो वहां पे केएच की वैल्यूज जो है वो डेविएट कर जाएंगी. एंड सिमिलरली द लास्ट पॉइंट इज, अगर आपका गैस जो है वो रिएक्ट कर रहा है, जैसे मैंने अभी अमोनिया के एग्जांपल दिया, कुछ ज्यादा ही डिसॉल्व हो रहा है, मींस वो वहां अंदर जाके रिएक्ट करेगा, डिसोशिएट कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है. इन ऑल अंडर ऑल दीज कंडीशंस योर केएच वैल्यू स्टार्ट्स डेविएटिंग. तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं जो हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हुए हम लोग ध्यान में रखेंगे. So it's time to discuss some of the applications of Henry's law in our daily life. Now, हम लोग अब गर्मियां आ गई हैं, हम सबको कोल्ड ड्रिंक बहुत ही अच्छा लगता है. अब वो सेहत के लिए अच्छा हो या ना हो वो अलग बात है, राइट? नाउ जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो उसमें जो सबसे मजेदार बात हमें जो अच्छा लगता है वो है उसका जो फिज होता है, राइट? सो व्हेन वी ओपन द लिड, अंदर से जो एक फिज निकल कर आता है वो काफी सेटिस्फाइंग होता है, और अगर नहीं होता है तो हमें मजा भी नहीं आता उस कोल्ड ड्रिंक को पीने में. नाउ कभी सोच के देखा है कि ये फिज आखिर होता क्यों है, राइट? हाउ these cold drinks are packaged. So क्या होता है, while packaging we use carbon dioxide under pretty high pressure to while sealing of the lids, right? तो क्या होता है, not only your cold drinks, even like your beer, champagnes, सोडा वाटर, इन सब में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को काफी हाई प्रेशर में अंदर डिसॉल्व करवाया जाता है. सो अगेन हेनरीज लॉ, हायर द प्रेशर, हायर द एक्सटर्नल प्रेशर, मोर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस. हम इसी चीज को यहाँ पर यूज करते हैं. अब सोचिए कि आपका सपोज 10 एटमॉस्फेयर में जो है कोल्ड ड्रिंक की पैकेजिंग की गई है. नाउ जैसे ही आपने लिड खोला, उसका ढक्कन खोला आपने, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बाहर 1 एटमॉस्फेयर है, अंदर 10 एटमॉस्फेयर था, बट द मोमेंट यू ओपन द लिड, the pressure will fall back to 1 atmosphere. So that means ये जो 9 atmosphere कम हो गया, so इसका equivalent mole fraction, इसका equivalent amount of gas जो extra dissolved था वो बाहर आ जाएगा, and this will give you the fizz, right? So again Henry's law, एक ऐसी चीज में जो हम almost डेली बेसिस पे हम लोग अपने आसपास देखते हैं, राइट? और एग्जांपल्स एक्सप्लोर करते हैं. नाउ हम लोग जब सी बीचेस वगैरह पे जाते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है. सी को देखकर हमेशा मन करता है कि आइए जरा उसमें तैर लेते हैं, राइट? भले कितना भी डेंजरस हो. नाउ जो हम में से थोड़े एडवेंचरस होते हैं, दे गो फॉर स्नॉर्कलिंग. अब जो थोड़े और ज्यादा एडवेंचरस होते हैं, दे गो फॉर स्कूबा डाइविंग, राइट? वो देखने में बड़ा स्पेक्टेकुलर लगता है पर इतना स्पेक्टेकुलर है नहीं, राइट? एंड एक कहावत भी है, राइट, कि स्नॉर्कलिंग इज फॉर मेन एंड स्कूबा डाइविंग इज फॉर लेजेंड्स. अब जोक्स अपार्ट, ये जो आपका स्कूबा डाइविंग है, इट्स क्वाइट अ डेंजरस थिंग, राइट? इसलिए नहीं कि आप पानी के नीचे जा रहे हैं, शार्क आ सकता है, बाकी चीजें आ सकती हैं, वो ठीक है, वो तो डेंजरस स्नॉर्कलिंग में भी रहता है, बट इट इज एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका इवन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है. कैसे? जरा हेनरीज लॉ का यहाँ पर क्या रोल है, जरा उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं. अब आप देखिए, जो ये स्कूबा डाइविंग के लिए नीचे जाते हैं, दे हैव गॉट दैट सिलेंडर, गैस सिलेंडर विद देम. अब पता है आपको ये गैस सिलेंडर में क्या होता है? अब आप एकदम से कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऑक्सीजन ही होता होगा, राइट? बट ऑक्सीजन अकेला नहीं होता. देयर यूज्ड टू बी अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. नाउ व्हेन यू गो डीपर इनटू द सी, तो आपका पानी के वेट की वजह से प्रेशर बढ़ता जा रहा है. दैट मीन्स द डीपर यू गो, द हायर द प्रेशर.
अब क्या होता है कि इतने हाई प्रेशर में हमारा बॉडी ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। अब नाइट्रोजन हमारी बॉडी उसको ऑब्वियसली वी कैन नॉट यूज नाइट्रोजन, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस कि ये नाइट्रोजन जो है आपका डिसॉल्व तो हो गया, थोड़ा सा नाइट्रोजन मतलब अलोंग विद ऑक्सीजन थोड़ा सा डिसॉल्व तो हो गया, राइट? जो कि नॉर्मली इंसॉल्युबल होता है, बट उतने हाई प्रेशर की वजह से हेनरीज लॉ को अप्लाई करोगे तो वो हमारी बॉडी में थोड़ा सा डिसॉल्व है। नाउ अब सारी जिंदगी तो रहना नहीं है आपने क्या कहते हैं रिवर ये सी बेड के नीचे, तो आप ऊपर भी आओगे। सो व्हेन यू स्टार्ट कमिंग अप, अब धीरे धीरे प्रेशर कम होता जा रहा है। सो ये जो डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन है, अब ये आपकी बॉडी से, आपकी ब्लड स्ट्रीम से और बाकी बॉडी फ्लूइड से बाहर को निकलेगा। नाउ दैट इज व्हेन इट बिकम्स वेरी डेंजरस, राइट? तो जैसे जैसे वो बाहर निकलेगा तो बबल्स भी फॉर्म हो जाते हैं कई बार। अब ये सब अगर होगा तो इसका क्या असर पड़ेगा बॉडी पे, दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न। तो जरा समझते हैं कि इस नाइट्रोजन के बबल्स बनने की वजह से क्या क्या डेंजर्स हमें फेस करना पड़ सकता है। नाउ लेट्स सी, अब ये अगर आपके बबल्स बनते हैं नाइट्रोजन के, तो जरा ये डाइवर को देखिए, आप देख रहे हैं स्किन पे काफी कुछ है, काफी निशान है, तो क्या क्या है वो जरा हम डिटेल में समझते हैं इसको। सो जैसे ही आपके नाइट्रोजन के बबल्स बनने शुरू होंगे तो सबसे पहले आपका क्या होगा, ये बबल्स जो हैं आपके ब्लड फ्लो को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अंदर, राइट? और विच इज वेरी डेंजरस फॉर द बॉडी, राइट? बिकॉज आप पानी के नीचे हैं, यू आर कमिंग टूवर्ड्स द सर्फेस, तो इट्स नॉट अ नेचुरल हैबिटेट, ये हमारा नेचुरल हैबिटेट नहीं है, राइट? इट्स एन एक्वायर्ड अडेप्टेड हैबिटेट। सो ब्लड फ्लो अगर आपका रेस्ट्रिक्ट होता है तो काफी सारी चीजें साइड बाय साइड होती हैं, राइट? अच्छा, एंड अलोंग विद दैट आपका जो नर्व इम्पल्स है उसके ट्रांसमिशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, तो आपकी क्लियर थिंकिंग नहीं होगी, राइट? सो आपको ऊपर की तरफ आना है, स्लोली आपको ऊपर आना है। जनरली जब जब ट्रेनिंग दिया जाता है इसमें स्कूबा डाइविंग के लिए, तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो आप लोगों को दिया जाता है वो ये है कि वाइल कमिंग अप डू नॉट रश। अब ये बोलना तो आसान है, जब पैनिक सेट करता है, राइट, तो ये चीजें उतनी याद नहीं रहती हैं, राइट? अच्छा, और आपका ये अगर अंदर कुछ ज्यादा ही इसने ब्लॉक कर दिया, तो अंदर ज्यादा ही ब्लड कैपिलरीज में आपके आर्टरीज वगैरह में आपके क्या होंगे, रेस्ट्रिक्शन की वजह से प्रेशर बिल्डअप होगा, एंड it may burst in worst case scenario, it may burst 1 or 2 capillaries, right? So that is quite a dangerous situation, you are in deep sea, right? अच्छा, तो रिजल्ट क्या होता है अगर ऐसा कुछ हुआ, तो आपका टिश्यू जो है वो ऑक्सीजन स्टार्विंग शुरू हो जाएगा। वंस इट हैपेंस देन आप ऑब्वियसली क्लियर थिंकिंग तो वैसे भी नहीं कर पा रहे हो, देन यू मे फेंट, राइट? सो आपका अल्टीमेटली क्या होता है, इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन टू द बॉडी, एंड ऑफ कोर्स because of the surrounding you have got, which is not at all favorable to us, it is very dangerous for the body, and in extreme case scenario death may occur. And medically this condition is called the bends. You can see the yellow circled area जहाँ पे अंदर कैपिलरी बर्स्ट हुआ है, ये उसी का ट्रीटमेंट हो रहा है, राइट? सो आई मीन नाउ द कंडीशंस आर डिफरेंट। अब हमने इसके साथ नाइट्रोजन के साथ हमने कुछ चेंजेस लेकर आए जिसकी वजह से कुछ कंट्रोल हम लोग कर पाए हैं इस पे। तो हमने क्या चेंज किया, हमने सिलेंडर का कॉम्पोजिशन ही चेंज कर दिया। तो पहले हमने क्या बोला था, पहले हमारे पास ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन था। नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव एडेड हीलियम आल्सो, राइट? सो अब नया कॉम्पोजिशन क्या है हमारे पास, नया कॉम्पोजिशन है, वी हैव गॉट हीलियम which is 11.7%, we have got nitrogen which is 56.2% reduced from the previous value, right? And oxygen is 32.1% increased from the previous value, right? अच्छा, अब इससे फायदा क्या है, ये जो हमने करा इससे हमें क्या फायदा हो गया? तो what we have, जब हीलियम एटम्स हैं वो काफी छोटे हैं, एंड छोटे होने की वजह से अनलाइक नाइट्रोजन वो सेल वॉल से आराम से निकल जाते हैं, उनके इसके पोर से आराम से निकल जाते हैं, हमें जनरली कैपिलरीज वगैरह को सेल्स को डैमेज नहीं करता। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो डिसॉल्व हुआ वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करता है, रादर इट काइंड ऑफ इंक्रीजेस आवर मेटाबॉलिज्म
एटलीस्ट हमें बेंड का प्रॉब्लम नहीं होता. नाउ योर chances of survival for the scuba divers is much higher with this new modified scuba cylinders. एक और लास्ट कंडीशन समझते हैं हेनरीज लॉ का, जहां पे काफी बड़ा एप्लीकेशन है, एंड दैट इज ब्रीदिंग एट हायर एल्टीट्यूड्स. आप में से काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम काफी ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो हमारी सांस कुछ ज्यादा ही फूलना शुरू हो जाती है इन कंपैरिजन टू द प्लेन्स दैट वी आर यूज्ड टू. क्यों ऐसा क्यों होता है, राइट? ऐसा आप समझ सकते हैं कि काफी हाई एल्टीट्यूड पे एक तो आपका एयर प्रेशर बहुत कम होता है. सो एयर प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में होता है नॉर्मली ग्राउंड लेवल पे, जो जिससे हम लोग यूज टू हैं, हमें उतना वहां पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारा टिश्यू, जब हमें ऑक्सीजन ही बाहर से ज्यादा नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ लो एयर प्रेशर, तो हमारी बॉडी में, ब्लड में, टिश्यूज में भी ऑक्सीजन का लेवल विल बी प्रेटी लो, राइट? अच्छा, नाउ जिसका सीधा सीधा हमारे सोचने समझने की क्षमता पे असर पड़ता है. नाउ वी स्टार्ट फीलिंग लाइक वी आर प्रेटी वीक, हमें थोड़ा डिजी फील होता है, वी गेट डिसोरिएंटेड, राइट? सो दीज आर अगेन नॉट गुड साइंस, बिकॉज पहाड़ी इलाकों में आपके पास जो है मे बी आपका जो रास्ता है दैट इज नॉट दैट गुड, एंड आसपास खाई वगैरह भी हो सकता है. सो इफ यू आर नॉट थिंकिंग क्लियरली, आपके साथ दूसरे लोग नहीं हैं, तो आपके लिए खतरे की बात हो सकती है. एंड दैट्स व्हाई ज्यादा ऊपर अगर हम और जाते हैं तो देन वी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन cylinders, right? And medically this condition is known as anoxia, right? So these were the three applications of Henry's law in daily life. So students, after detailed discussion of solubility, Henry's law and other factors, it's time for numericals, right? तो एनसीईआरटी के आपके सॉल्ट एंड अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स का एक बार डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या किस तरीके से इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं. वंस अगेन, जैसा मैंने पहले मॉड्यूल्स में भी आपको बताया था कि इंस्टेड ऑफ सीइंग द होल सोल्यूशन, इट्स बेटर कि आप सीधे क्वेश्चन देखें. आपके पास टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चंस हैं, आप इसको पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, एंड उसके बाद कहीं पे अगर आप अटक जाते हैं, इफ यू गेट स्टक समवेयर, देन यू रेफर टू द सोल्यूशन, right? And first you give a try by yourself, right? So पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है. We have got a nitrogen gas which is bubbled at 293 Kelvin through water, right? And we find that no, in fact we have been asked how many millimoles, right? Remember, pay attention, it is millimoles they have asked, of nitrogen gas will dissolve in 1 liter of water, राइट? आपको पार्शियल प्रेशर दिया गया है नाइट्रोजन का 0.987, दीज आर द गिवन डेटा, राइट? एंड हेनरीज कांस्टेंट भी आपको बता दिया गया है इसी टेम्परेचर पे, बट दैट इज गिवन इन किलोबार्स, राइट? ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक मिलीमोल्स एंड दूसरा किलोबार. तो लेट्स स्टार्ट. अब हेनरीज लॉ जो है उसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू योर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आ गया. तो मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं. वी हैव गॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, वी हैव गॉट हेनरीज कांस्टेंट, पुट द वैल्यूज एंड यू गेट 1.29 10 to the minus 5 इसको सॉल्व करने पे, राइट? वैल्यूज से. नाउ अज्यूम करते कि n मोल्स जो है 1000 ग्राम्स में डिसॉल्व है, क्योंकि आपको पता है पानी का डेंसिटी 1 होता है, सो वी कैन टेक द मास एज 1000 ग्राम्स, राइट? नाउ अगर 1000 ग्राम पानी है तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ, 1000 by 18 which is 55.5. सो नाउ मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में हम लोग इसको डाल सकते हैं. नाउ यू कैन सी दैट कि जिसका मोल फ्रैक्शन ही इतना कम है 10 to the power -5 के ऑर्डर का, उसके नंबर ऑफ मोल्स तो काफी कम होंगे. सो इन डिनोमिनेटर वी कैन नेग्लेक्ट दैट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, राइट? एंड नाउ पुट ऑल द वैल्यूज. तो वहां से हम लोग n को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो वी गेट दिस आंसर, right? So in terms of millimoles, we have got 0.716 as our final answer. Well, now let us discuss in text question 2.6. So हमें क्या दिया गया, H2S, which is of course a toxic gas, right? Its solubility at STP, ध्यान रखिए, you have been given STP, standard temperature and pressure condition, right?
is 0.195 molal. Now what do you mean by molality? उसी से हम बात स्टार्ट करते हैं. So molality is moles of solute in 1 kg of solvent. तो यहाँ पर पानी है, aqueous की बात चल रही है यहाँ पे, in water, right? So 0.195 moles of H2S gas in 1 kg of water. तो आपके पास number of moles of H2S तो है ही, and आपके पास पानी भी है. 1 kg मीन्स 55.5 मोल्स. ये आप जो है इस वैल्यू को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि 1 kg वाटर इज 55.5 मोल्स. निकालना बड़ी बात नहीं है, बट इतने आप क्वेश्चंस करेंगे कि दिमाग में आपके बैठ ही जाएगा. इट विल बी यूज्ड एट मेनी प्लेसेस. अच्छा, तो अब मोल फ्रैक्शन, हमारे पास सारे नंबर ऑफ मोल्स तो हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S भी निकाल सकते हैं, विच सारे वैल्यूज पुट करेंगे तो 0.0035 हो गया आपका. अब हेनरीज लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं, हेनरीज लॉ से हम फिर पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकते हैं यहां से, राइट? अच्छा, पार्शियल प्रेशर की, सॉरी, हमें पार्शियल प्रेशर तो हमें दिया ही हुआ है, एसटीपी बोला हुआ है. नाउ द थिंग इज दैट कि अगर हम आंसर बार में निकालेंगे तो हमें एट एसटीपी हमें बार वैल्यू यूज करना पड़ेगा. एटमॉस्फेयर में निकालेंगे तो एटमॉस्फेयर में यूज करना पड़ेगा. सो वी नो दैट कि STP मीन्स 1 एटमॉस्फेयर, बट इन टर्म्स ऑफ बार अगर आप निकालोगे इट इज योर 0.987, राइट? सो आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है. 0.987 आपका STP पे प्रेशर भी है. नाउ डिवाइड द values and you get 282 bar as your final answer, which is your Henry's constant value, which has been asked over here. Now in text question 2.7 देखते हैं ये क्या कह रहे हैं. Right, so हमें KH दे दिया गया है as 1.67 10 to the power 8 Pascal for carbon dioxide at 298 Kelvin, and we have to find the quantity of carbon dioxide that is dissolved in 500 ml of soda water, right? जब ये 2.5 एटमॉस्फेयर में पैक किया गया है, राइट? सो KH हमें दे दिया गया है, जो हमने कहा 1.67 10 to the power 8 पास्कल, राइट? एंड हमें साथ में क्या दिया है? पार्शियल प्रेशर. नाउ सी, आपका KH इज इन पास्कल्स व्हाइल पार्शियल प्रेशर इज एक्सटर्नल प्रेशर जो है आपका, दैट इज इन 2.5 एटमॉस्फेयर. नाउ ईदर कन्वर्ट पास्कल इन एटमॉस्फेयर और कन्वर्ट बैक एटमॉस्फेयर इन पास्कल. So let us convert atmosphere in Pascal, right? SI units में कर लेते हैं सब कुछ, right? तो ये वाले दोनों वैल्यूज तो आ गए हमारे पास. Now हमें क्या चाहिए? Moles of water. अब देखो 500 ml दिया है, so we can easily find number of moles of water, right? Why? Density of water is 1. अब यहाँ पे अगर हम लोग Henry's law लगाते हैं तो we can find mole fraction of carbon dioxide, right? Which after doing P by KH we have got 1.5 in 10 to the minus 3. Now from here we can find mole fraction of carbon dioxide. Put all the values यहाँ पे, वो आपने ऊपर निकाल लिया 1.52 into 10 to the minus 3, right? अब हमें चाहिए number of moles of carbon dioxide. So since the value is very small, for mole fraction of carbon dioxide's value is very small, number of moles of carbon dioxide can be considered to be very small. तो denominator में हम N2 को ignore कर सकते हैं. So rearrange करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आपके पास 0.0420 वैल्यू आ जाएगा. राइट, नाउ अगेन नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास जो आपको फाइंड करना है अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास, राइट? सो मल्टीप्लाई दैट एंड यू गेट द अमाउंट डिसॉल्व, दैट इज 1.85 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ बैकएंड में आपके पास हेनरीज लॉ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है एंड दैट इज 2.13. सो इसमें आपको क्या दिया गया है? यू हैव बीन गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन, राइट, as 1 bar, जिस सोल्यूशन में 6.56 मिलीग्राम्स ऑफ इथेन डिसॉल्व. तो व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड कि अगर 5 into 10 to the power minus 2 ग्राम्स अगर डिसॉल्व होता तो कितना पार्शियल प्रेशर होता? देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है पर है नहीं. अब देखिए, हमने जो अभी तक मोल फ्रैक्शन, मतलब जो अभी तक हमने हेनरीज लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म यूज किया था, वहां पे पार्शियल प्रेशर वाज इक्वल टू योर KH into मोल फ्रैक्शन. वहीं पे इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो भी हम यूज कर सकते थे, दैट इज मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर. तो अब अगर आप उसको यूज करोगे, हेनरीज लॉ के ओरिजिनल फॉर्म को अगर आप यूज करोगे तो यू कैन सी दैट M is equal to KH into PB हम लोग यूज कर सकते हैं.
राइट. सो इट वाज द ओरिजिनल फॉर्म जिसको बाद में हम लोगों ने मॉडिफाई किया उसको एंड मोल फ्रैक्शन लेकर आए इन प्लेस ऑफ मास. राइट. सो हम अगर इस वैल्यू को यूज करें, अब सिंस इट इज अबाउट योर इथेन, राइट, तो अब सेम गैस है तो ऑब्वियसली KH सेम रहने वाला है. राइट. तो दिस इज M इज इक्वल टू KH इंटू P वंस. नाउ अब अगर आपने M को चेंज किया तो आपका P भी चेंज होगा. सो वी कैन से कि M डैश इज इक्वल टू KH इंटू P डैश. तो आपके पास दो इक्वेशन आ गए. KH इज गोइंग टू बी सेम. राइट. सो डिवाइड कर देते हैं दोनों को, KH कट जाएगा. राइट. सो what we have, M dash upon M is equal to P dash upon P because KH will be cancelled. Now put all the values, rearrange, and we get the final answer as 7.62 bar. Right. So after discussion of all the theory and some of the numericals, it's time for quiz. Right. Let me see कि आपने पूरे मॉड्यूल को कितना अच्छी तरीके से समझा, टॉपिक को कितनी अच्छी तरीके से समझा. एंड दो तीन सिंपल क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू आस्क हियर, राइट, एंड you should answer that in the comment box, right? So what you have been given कि in soda CO2 is dash and water is dash. तो आपके options हैं solute and solution, solvent and solution, solute and solvent, or solution and solubility. So what you think is right, you should write that in the comment box, right? Which of course whichever is the right answer, of course आप सब लोग right answer देने चाहिए. अगर आपने ढंग से सुना होगा पूरे मॉड्यूल को तो आपको आंसर उसी मॉड्यूल में ही मिल जाएगा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था. तो you will be able to give me the right answer. Now next question पे चलते हैं. Next question is कि how would lowering the pressure changes the effervescence of soda? So if you lower the pressure, effervescence में हमें क्या चेंज दिखेगा? वो बढ़ जाएगा, increase, it will decrease, there won't be any change at all, or decreases then increases, यानी पहले decrease होगा और बाद में increase होगा. So take your call, and as per your understanding, please write your answer in the comment box. Right, let's go to the next question. So now this question is, which term describes a solution in which only a small amount of solute is dissolved? Right. So क्या क्या options हैं? It is called dilute, concentrated, unsaturated, or super saturated. आसान question है. Use your common sense, use your logic, and please leave your answer in the comment box. Right. So this brings us to the end of the module, and what shall you expect in the next module? Vapor pressure of liquid solutions के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे. Then हम लोग Raoult's law के बारे में बात करेंगे. We'll be talking about the numericals of Raoult's law, and ideal and non-ideal solutions को हम लोग डिस्कस करेंगे. Azeotropes को डिस्कस करेंगे. एंड ऑफ कोर्स फिर से आपका एक छोटा सा क्विज होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मॉड्यूल. सो फाइनली वी आर एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द होल मॉड्यूल. आई होप you all must have enjoyed the module the way I enjoyed in making it for you, right? So once again, wish you a very very happy learning. So again, this is Rahul Ghosh signing off from the current module. Looking forward to the next module, and I hope you are also looking forward to the same. Don't forget to write your comments. कैसा लगा आपको, क्या और इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, क्या सजेशंस देंगे या क्या नए टॉपिक्स आपको चाहिए? You can mail me, you can write that in the comment box. Please share and subscribe, and please do not forget to write your answers in the comment box of the quiz that I have asked. Right? Bye.